अच्छा जी। तो इसमें एमसीक्यूज बनते हैं कि 1945 के इलेक्शन में सीट्स मुसलमानों के पास कितनी आई। तो याद रखें, जो 1937 के इलेक्शन थे और 35 के, इसमें बड़ा डिफरेंस था। काफी इम्प्रूवमेंट की मुस्लिम लीग ने। इसमें उनको मिली 103 सीटें मिली, 485 थी, पता नहीं 86 सीटें थी, ये कंफर्म करना है आपने। 103 सीटें मिली। और 1945 के प्रोविंशियल इलेक्शन, जो प्रोविंशियल पार्ट था इलेक्शन का, उसमें इन्होंने जीती 425। देखो कितना फर्क है। मतलब 486 मुसलमानों की सीट थी, उनमें से इतनी जीती। इतनी एक बड़ी जमात बन चुकी थी 1945 में। और इसके अलावा अगर हम सेंट्रल सीटें देखें, फेडरल जो सीटें थी, टोटल उनके पास 30 थी टोटल मुसलमानों की। और मुस्लिम लीग के हाथ में कितनी, टोटल की टोटल 30 किसने जीती, मुस्लिम लीगियों ने जीती। तो इतना बड़ा डिफरेंस था। यानी कि 1937 से एक 1945 का सफर जो कायद आजम की लीडरशिप में हुआ, ये बहुत ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इसको समझ लें कि इतनी बड़ी इंप्रूवमेंट हुई। और यहाँ पर एक किस्म का हम एक टक्कर के मुकाबले में थे, जो कांग्रेस थी उसके। सॉरी। तो 1945 में हम टक्कर के मुकाबले में थे कांग्रेस के, और हम उसको टक्कर दे रहे थे। हम जब हमारे पे इतनी सीटें आ गई, तो हम एक पोजीशन में आ गए कोalition गवर्नमेंट बनाने के। यानी कि हमारे बगैर जो कांग्रेस थी वो गवर्नमेंट नहीं बना सकती थी सेंटर के अंदर। जब गवर्नमेंट नहीं बना सकती तो हमारी जरूरत पड़ी थी। लेकिन क्या हुआ, डिलेइंग टैक्टिक्स शुरू हो गए। कांग्रेस ने हलफ लेने से भी इनकार कर दिया कि पहले हमें गारंटी दो, अंग्रेजों से कहना शुरू हो गया कि पहले हमें गारंटी दो, गवर्नर रूल नहीं लगाओगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो गारंटी लेना शुरू कर दी। और एक किस्म का डिलेइंग टैक्टिक्स शुरू हो गया। तो कायदे आज़म ने ये देखते हुए एक एक्ट डे, एक डायरेक्ट एक्शन डे की कॉल दी। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। 16 अगस्त 1946 के अंदर कायदे आज़म ने कहा डायरेक्ट एक्शन होगा, अब हमारी मुतालबा था पाकिस्तान ही लेंगे हम। ये लोग ये नहीं मान रहे अगर, तो उसमें ये हुआ कि दंगे फसाद शुरू हो गए। ये अनवांटेड थे, यानी कि ये नहीं चाह रहे थे कि होने चाहिए, लेकिन ये चेंज हो गए दंगों के अंदर। कोलकाता के अंदर काफी इसमें मसले मसाइल पेश आए। और इसको कहा जाता है ग्रेट कलकत्ता किल के। मुसलमान हिंदू आपस में एक दूसरे के खिलाफ इतने चढ़ दौड़े कि एक दूसरे को कत्ल करना शुरू कर दिया। तो कायदे आज़म ने इसको वापस ले लिया। और बाद में इनके ऊपर काफी इल्जाम लगे कि इन्होंने जानबूझकर ये वायलेंस क्रिएट किया, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने पीसफुली प्रोटेस्ट करना है, और अब पाकिस्तान ही हमने लेना है, हमारे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो डायरेक्ट एक्शन डे का एक एमसीक्यू आता है, किसने दिया था, मोहम्मद अली जिन्ना। ये आपने लाजमी देख लेना है। अच्छा। इसके बाद जब मान जाते हैं, जब डायरेक्ट एक्शन डे होता है, तो अंग्रेजों को गुस्सा आता है। ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, खाली किसको बुला लेते हैं, कांग्रेस को बुला लेते हैं कि आके आप गवर्नमेंट संभालो। अगर मुस्लिम लीग नहीं आती ना आए में ही, नवंबर के आखिर में ही कायद आज़म ने कहा ठीक है, हम हिस्सा बनने के लिए तैयार है। और कायद आज़म उसका हिस्सा बन। और जो मुस्लिम लीग थी, उन दोनों के मेंबर्स में से ही वजीर सेलेक्ट होने थे। अब इसमें जारी बात है, 30 सीटें हमारी थी और बाकी सारी किन की थी, ऑल ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस की थी। तो जारी बात है, प्राइम मिनिस्टर तो उनका ही बनना था। लेकिन काफी ओहदे हमें भी मिले, जैसे फॉरेन मिनिस्ट्री हमें मिल गई, एजुकेशन मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री शायद हमें मिल गई थी। तो प्राइम मिनिस्टर उस वक्त कौन बन गया, प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर सेम ही बंदा था, वो था जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। इसको कहते हैं इंटरिम गवर्नमेंट, जो 1946 में आई। कौन सी गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट। अब इसी इंटरिम गवर्नमेंट के अंडर एक असेंबली बनाएगी, जिसको कहा गया कॉन्स्टिट्यूशनल। तो वर्ड याद रखे, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। और सिंपल जो आपकी असेंबली होती है, में फर्क होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ही क्यों नाम रखा गया, इसका मेन मकसद ये था, जैसे ही दोनों मुल्क आजाद, तो मुल्कों की बात नहीं हो रही, पहले आजादी की बात भी नहीं छेड़ी थी, कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली क्या करेगी, जो इंडिया का नया कॉन्स्टिट्यूशन होगा, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, वो फ्रेम किया जाएगा। और यही बंदे जिनको आपने इलेक्ट किया है लोगों ने, वो खुद मिलकर नया आइन देंगे इंडिया को। लेकिन बाद में हालात ऐसे चेंज हुए, 1947। अच्छा। तो कैबिनेट मिशन प्लान बैठा। कैबिनेट मिशन प्लान में ये हुआ कि जनाब, अब हमारा जो कैबिनेट के अंदर मेंबर्स होंगे वो कहाँ से होंगे,
उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी जिसका काम था नया नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना इंडिया का। लेकिन 1947 में ही, 1947 के अंदर क्या हुआ, 1947 की फरवरी के अंदर इलेक्शन होते हैं और न्यू पार्टी का रूल आ जाता है, लेबर पार्टी का रूल आ जाता है। कोई बता सकता है नया प्राइम मिनिस्टर कौन बन गया था इंग्लैंड का? लेबर पार्टी की गवर्नमेंट आ जाती है, तो उसी नए प्राइम मिनिस्टर ने 1947 फरवरी के अंदर यूके की हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर ऐलान करता है कि हम इंडिया को छोड़ देंगे 1948 तक। 1948 तक हम इंडिया को छोड़ देंगे, लेकिन बाद में इसको चेंज करके अगस्त 15 1947 कर दिया जाता है। अगस्त 15 1947। कोई बता सकता है नया प्राइम मिनिस्टर कौन था? जो नई गवर्नमेंट बनी थी यूके के अंदर उस वक्त नया प्राइम मिनिस्टर आया था। ये आपका टास्क है, ये मुझे बताना है। उसी ने ऐलान किया और उन्होंने कहा हम 1947 तक निकल जाएंगे इंडिया से। और इस वजह से उन्होंने 3 जून प्लान का मंसूबा बनाया। कौन सा प्लान दिया जी? 3 जून प्लान। अब 3 जून प्लान क्या था? व्हाट वाज 3 जून प्लान? 3 जून प्लान में, जी, क्लेमेंट एटली गुड, इन्होंने नया वायसराय भेजा जिसका नाम था माउंट बैटन, जो कि उस वक्त की क्वीन जो एलिजाबेथ थी उसके सेकंड कजन थे। माउंट बेटन को आखिरी वायसराय बना के भेजा। तो एक 3 जून मंसूबा दिया जिसमें बताया गया कि हम 1947 में निकल जाएंगे, 15 अगस्त 1947 में 2 कंट्री बन जाएंगे, हम निकल जाएंगे। तो आपने जाके ये काम कराना है। माउंट बेटन को ये टास्क दिया गया। तो माउंट बेटन ने एक कमीशन बनाया जिसको बाउंड्री कमीशन कहा। और बाउंड्री कमीशन का क्या काम था? दो ऐसे सूबे थे जहां पर मेजोरिटी क्लियर नहीं हो रही थी। दो सूबे ऐसे थे जहां पर मेजोरिटी क्लियर नहीं हो रही थी, उसमें बंगाल था और एक पंजाब था। बाकियों तक का तो क्लियर था कि सीधा सीधा डिवाइड होना है, लेकिन पंजाब और बंगाल के 50% नॉन मुस्लिम। तो उन्होंने डिमांड की, जो नॉन मुस्लिम थे, कि इसको भी डिवाइड करें, यानी कि बंगाल को भी डिवाइड करें और पंजाब को अलग तरह से डिवाइड करें। इंडिया तो हो रहा था, लेकिन पंजाब को और बंगाल को क्या टास्क मिला? इसको भी हाफ किया जाए, इसको भी हाफ किया जाए। तो उनके लिए कमीशन आता है बाउंड्री कमीशन के नाम से। और इसको सर रेड कैलिफ होते हैं जो कि वकील होते हैं, उनको भेजा जाता है कि आपने बाउंड्री ड्रॉ करनी है। तो अभी आप देख लें, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो लाइन है, बॉर्डर लाइन है, उसको रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, क्योंकि इसी ने ड्रॉ की थी। अब इसके लिए कमीशन बना है जिसके चेयरमैन रेड क्लिफ थे, और जो इसके मेंबर्स थे वो दोनों पार्टियों ने दी। बात करें तो उसके ये मेंबर है, फॉर एग्जांपल कांग्रेस के ये पहले 2 मेंबर हैं जिसमें मेहरचंद महाजन और जस्टिस तेजा तेजा सिंह। और इधर से दोनों जजेस कौन थे? मुस्लिम लीग ने नॉमिनेट किए थे। आगे फिर बंगाल का बाउंड्री कमीशन आ जाता है। ये पूछा जा सकता है कि जो पंजाब का मुस्लिम लीग के नॉमिनेटेड मेंबर्स है वो कौन से, वो ऑप्शन दे देगा। तो इनमें से जो भी आ जाएगा उधर, तो आपने उसको क्लिक कर लेना है। तो ये आता भी है। अच्छा, बंगाल की जो बाउंड्री, अंग्रेजों का रूल 2 हिस्सों में हमने डिवाइड किया था। एक कंपनी रूल था, कंपनी रूल, और और एक क्राउन से 1857 तक। एक प्रॉपर कंपनी रूल, क्राउन रूल 1857 से 1947 तक चला। ये तो आपको क्लियर होना चाहिए अब तक। अब
हमने अंग्रेजों, दोनों थे तो अंग्रेज ना, देखो मेरी बात सुनो, दोनों थे ब्रिटिशर्स। तो हमने टोटल उनकी लीगल लीगल बैटल देखनी है कि उन्होंने कैसे इंडिया के अंदर अपनी बैटल लड़ी और इंडियंस ने क्या जवाब दिया। तो उसको हम देखेंगे। 1773 से अगर स्टार्ट करें तो ये एरा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो उन्होंने लीगलाइज कराना शुरू कर दिया अपने आप को इंडिया के अंदर। और सबसे पहले उन्होंने एक एक्ट पास कराया जिसको कहा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ जाना। इसमें जस्ट ये था कि जो पहली दफा गवर्नर जनरल का जो ओहदा मिला, पहली दफा उसको क्रिएट किया गया। ये हम क्यों पूछा जा सकता है कि पहली दफा गवर्नर जनरल का ओहदा कब क्रिएट हुआ। वो था 1773 के अंदर। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? वह दो किस्म के तीन किस्म के टर्मिनोलॉजीज आपने याद रखनी है। तीन किस्म की टर्मिनोलॉजीज याद रखनी है। एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्या था, एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्या था, और एक वाइसरॉय क्या था, वाइसरॉय। जैसे ही 1773 के अंदर एक्ट पास हुआ तो उस वक्त ज्यादातर एरिया बंगाल, बम्बे और मद्रास के थे। इनके पास तीन एरियाज थे। तो उसमें बंगाल को इन्होंने हेडक्वार्टर बना लिया और उसको संभालने के लिए गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया। तो उस वक्त इसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहते थे। लेकिन 1833 आता है। 1833 के अंदर उनके पास काफी एरियाज और भी आ जाते हैं। तो अब गवर्नर बंगाल की सीट किस में चेंज हो जाती है? गवर्नर जनरल ऑफ, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन होते हैं? वो होते हैं लॉर्ड बेंटिक। कौन होते हैं? लॉर्ड बेंटिक। अब इसमें एक कंफ्यूजन होती है। जो हमारे जो कमीशन है, एफपीएससी हो गया, पीपीएससी हो गया, वो ये काम करते हैं कि जनाब फर्स्ट जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किसको शो करा देते हैं अक्सर? इसको शो करा देते हैं। हालांकि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, लेकिन आप अपनी सिक्योरिटी के लिए अगर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल या फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूछ ले और उसमें बैंटिक का ऑप्शन ना हो तो आपने इसको टिक कर देना है। तो ये एक इनको इन्होंने पुराना अपना डाटाबेस रखा हुआ तो उधर से ही क्लिक कर लेते हैं। हालांकि ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, नॉट के पूरे इंडिया का। पूरे इंडिया का 1833 में बना क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। इसके बाद 1857 आता है जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमतें खत्म होती हैं। तो जो जीजी की सीट है, गवर्नर जनरल की सीट है, उसको चेंज कर दिया जाता है वायसराय। अब फर्स्ट वायसराय कौन था जी? लॉर्ड कैनिंग। ये याद रखना है। आखिरी कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। सेकंड लास्ट कौन था? लॉर्ड वेवल। पार्टीशन ऑफ बंगाल में कौन था? लॉर्ड कर्जन। तो इस तरह इवेंट्स के बेस पर भी आपसे पूछ सकता है कि इस इवेंट पे कौन सा था बंदा। अच्छा, आगे एक नया एक्ट आता है 1784 के अंदर, पिट्स इंडिया एक्ट। अब पिट्स कौन था? पिट्स उस वक्त का यूके का प्राइम मिनिस्टर था। ये पूछा जा सकता है, हु वाज द पिट? यूके का प्राइम मिनिस्टर था। ठीक है। अब इसने क्या किया? इसने एक अहम काम किया क्योंकि मोनोपोली बढ़ रही थी इंडिया के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। इसने जो कंपनी की पॉलिटिक्स है उसको अपने हाथ में ले लिया और इकोनॉमी को अलग अलहदा कर लिया। इसने दो काम किए, यानी कि इकोनॉमी और पॉलिटिक्स को अलहदा कर लिया। इसको इसके लिए बोर्ड्स बना दिए, बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल, बोर्ड्स ऑफ गवर्नर, जो इनको चलाएंगे पॉलिटिक्स को और इकोनॉमी को, यानी कि इनको अलहदा अलहदा कर दिया। इसके बाद एक नया एक्ट आता है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ये याद करने की जरूरत नहीं है, इसको आपने जस्ट ऊपर ऊपर से देखना है। इसके अंदर क्या किया गया? ई को रोल दिया गया और रीन्यू किया गया चार्टर, जो कंपनी के साथ मुआहदा था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। और कंपनी की इसमें मुनापली खत्म। अब इनकी मुनापली यानी कि इजारादारी इन्होंने खत्म कर दी। और सिर्फ इन्होंने कहा कि आप सिर्फ चाइना के अंदर जाकर चाय शाय बेच सकते हैं, जो चाय की पत्ती हो। और इसमें एक और काम किया गया मेजर, जो कि जिसने कल्चरल आइडेंटिटी के ऊपर इम्पैक्ट डाला इंडिया की, और वो थे क्रिश्चियन मिशनरीज। इस एक्ट के अंदर अलाउ किया गया कि आप क्रिश्चियन मिशनरीज को नहीं रोकेंगे, उसको आगे इंडिया के अंदर जाके टीचिंग करने देंगे। तो आजकल जो इंडिया एंड पाकिस्तान के अंदर क्रिश्चियन कम्युनिटी आपको नजर आएगी। तो ये क्रिश्चियन मिशनरीज को आने दिया था, प्रमोट किया इंडिया के अंदर अपनी एजुकेशन, अपनी किस्म की जो रिफॉर्म। तो इसी के अंडर क्रिश्चियन मिशनरीज आए थे, जो कि आपको बताया हो जाए क्रिश्चियन मिशनरीज का।
बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। तो एक एक आते हैं 1813 के अंदर। 1833 के अंदर एक्ट आता है जिसके जिसके लिए मैंने आपसे बात की कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला जाता था, लेकिन इस एक्ट के अंदर क्या हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की सीट निकाली गई। इसमें ये आपने याद रखना है, बंगाल से इंडिया हो गया बस। इस एक्ट को सेंट हेलिना एक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट हेलिना एक्ट। तो ये भी पूछा जा सकता है, सेंट हेलिना एक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि सेंट सेंट हेलिना एक आइलैंड, क्या है, आइलैंड, साउथ अफ्रीका की टिप के नीचे है। साउथ अफ्रीका की टिप के भी नीचे है। अब ये किसके पास था? ये भी कंपनी के पास था। अब ये कंपनी से ले लिया गया। इस एक्ट के अंदर किसने ले लिया? यूके की गवर्नमेंट ने। तो इसलिए इस एक्ट को क्या कहा जाता है? सेंट हेलिना एक्ट भी कहा जाता है। इसमें इंडिया इंडिया की प्रोविंस भी डाली गई और वो आइलैंड भी ले लिया गया। ठीक हो गया। ये सारा लिखा। और फर्स्ट आपको पता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने? विलियम बेंटिक। ये सारा लिखा हुआ है। ये मैंने आगे ये लिखा हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय। ये आपको नजर आएगा। इसके नीचे मैंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की लिस्ट डाली है। अब मैंने बताया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 1773 से 1833 तक चले। अब पहला कौन था? वारेन हेस्टिंग। बाकी लिस्ट आपको याद रखने की इतनी जरूरत नहीं है। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि जब मैसूर वॉर हो रही थी तो कौन से दो ऐसे वाइस कौन से ऐसे गवर्नर जनरल बंगाल थे? तो जो आपको नजर आएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये तकरीबन कोई थर्ड मैसूर वॉर के अंदर ये शामिल था जिसने टीपू सुल्तान को शिकस्त दी। और लॉर्ड विलीसली जो कि लास्ट मैसूर वॉर के अंदर ये शामिल था। तो इन दोनों के नाम आपने याद रखने हैं। पहला कौन सा? वैरेन हेस्टिंग। अब ये दोनों मैसूर वार के लिए मशहूर हैं बस। अच्छा, आगे चलते हैं जी। लास्ट आपने याद रख लेना है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। लास्ट विलियम बेंटिक था और यही बंदा बना फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यानी कि जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो बना फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये पूछा जा सकता है। अच्छा, इसी तरह उसके बाद 1833 में तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की सीट आ गई। और पहला मैंने बता दिया कि लॉर्ड विलियम बेंटिक की बना। इसका लास्ट कौन बना वो देख लेते हैं। लास्ट भी देखना, सेकंड लास्ट भी, दोनों इंपॉर्टेंट। सेकंड लास्ट किस लिए इंपॉर्टेंट है? सेकंड लास्ट इंपॉर्टेंट है अपनी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। आपको पता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आई थी। इसका मकसद क्या था? कि जो बादशाह होगा, जो किंग होगा, बादशाह या कोई भी प्रिंस होगा किसी भी स्टेट का इंडिया के अंदर, उसकी अगर औलाद सन नहीं है, यानी कि उसका बेटा नहीं है, बेटा कोई नहीं है, तो उसकी जो जागीर होगी उसके मरने के बाद वो कंपनी के पास आ जाएगी। तो इसमें इन्होंने जानबूझकर ये काम किया क्योंकि उन्होंने देखा, पहले स्टडी की कि अक्सर जो बादशाह हैं अपनी अपनी स्टेट के, उनके पास उनके बेटे नहीं है। तो उनके काफी जागीरें के पास आ गई। ये एक बड़ी वजह बनी थी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने दी थी? इस बंदे ने। उस वक्त ये वॉइस रहा था, सॉरी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, लॉर्ड डेल हाउसी। क्या नाम था? लॉर्ड डेल हाउसी। और लास्ट जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था वो लॉर्ड कैनिंग था। इसके अंडर ही रहकर ही जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होती है। अभी लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी था, और क्योंकि 1858 में रूल आ गया था इसका क्राउन का, तो इसी बंदे को ही फर्स्ट वॉइस रॉय बना दिया गया। फर्स्ट वॉइस रॉय। तो उसकी भी लिस्ट नीचे गिवन है। फर्स्ट वॉइस रॉय। इसी तरह पूछ सकते हैं ऐसा वॉइस रॉय बताएं जिसको कत्ल कर दिया गया था। तो वो ये बंदा है, लॉर्ड मायू। इसको कत्ल कर दिया गया था अंडमान आइलैंड के ऊपर। किसने कत्ल किया था? एक अफगानी बंदा था, पठान, शेर अली अफरीदी। जी, ऑप्शन ऑफ लैब्स ये था कि इसमें पहले स्टडी किया गया इंडिया के अंदर जितने भी प्रिंसेस थे, प्रिंस थे और किंग थे अपनी अपनी स्टेट्स के। यार इधर वो चल रहा था ना, एक किस्म का बादशाह ना इंडिया के अंदर। तो हर एक सूबे को संभाला हुआ था किसी न किसी बादशाह ने, प्रिंस ने, जो कि मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे उसमें। तो अंग्रेजों, क्योंकि अंग्रेज ऐसे रहे थे इंडिया के अंदर, कैप्चर कर रहे थे, लेकिन उन्होंने स्टेट्स को नहीं छेड़ा। जो प्रिंसेस या उधर कोई किंग काम कर रहे थे उनको रहने दिया, उनको जस्ट अपने अंडर कर लिया।
तो देखा जब कि काफी प्रिंस या फिर किंग्स के बेटे नहीं थे। अब देखो कोई भी जायदाद होती है उधर पहले ट्रेंड था बेटों को ही जाती है, तो उन्होंने कहा आपका जिसका बेटा नहीं होगा इस डॉक्ट्रिन के हिसाब से, उसकी जो जायदाद होगी वो जब्त कर ली जाएगी। और ये देखते हुए काफी लोगों की जायदाद जब्त हो गई, तो बड़े लोग खड़े हो गए अंग्रेजों के खिलाफ और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की तरफ गए। अच्छा, लॉर्ड मायो को, इसको म्यो भी कहते हैं, लॉर्ड मायो को कत्ल कर दिया गया था। इंडमान आइलैंड कहाँ पर है? बे ऑफ बंगाल। अंडमान आइलैंड कहाँ पे है? बे ऑफ बंगाल में। ये इंडिया के अंडर में है अभी भी। इधर ये था कैदी, शेर अली अफरीदी, ये कैदी था, टेररिज्म के जुर्म में पकड़ा हुआ था इसको। अब वो देखने गए, लॉर्ड मायो विजिट पे गए अंडमान आइलैंड के ऊपर, और इसने उसको मार दिया। तो पूछ सकता है कौन सा बंदा है जिसको कत्ल कर दिया गया था 1872 के अंदर? तो वो थे लॉर्ड मायो, और 1872 में इसको कत्ल कर दिया गया था, ये लिखा हुआ है। अच्छा, इससे के अलावा पूछा जा सकता है कि लॉर्ड लिटन के बारे में। लॉर्ड लिटन, लिटन कौन था? और लिटन ये था जिसने दिल्ली दरबार अरेंज करवाया था। कौन था जिसने दिल्ली दरबार अरेंज करवाया था? और यही बंदा था जिसने अलीगढ़ अलीगढ़ कॉलेज की इफ्तिताह की थी। अलीगढ़ कॉलेज की इफ्तिताह किया था लॉर्ड लिटन। ठीक हो गया। अच्छा, एक मशहूर बिल आता है आइबर्ट बिल। ये आइबर्ट बिल क्या होता है, इसकी डेट आपने देखनी है, ये आपका टास्क है, इसको आपने लाजमी देखना है। और ये किसके दौर में है? लॉर्ड रिपून के दौर में। ठीक है, आगे चलते हैं। जो मेजर मेजर इवेंट है मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। वो पूछ सकता है किस वायसरॉय के दौर में इंडियन कौंसल एक्ट ऑफ 1892 आया? वो आया था लॉर्ड लैंसडाउन के दौर में। ठीक हो गया। और पूछ सकता है किसके दौर में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई? वो हुई लॉर्ड कर्जन के दौर में। किसके दौर में हुई? लॉर्ड कर्जन। और जो शिमला डेपुटेशन गया किसके दौर में गया? वो लॉर्ड मिंटो के दौर में गया। ठीक हो गया। और पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसिल किसके दौर में हुई? लॉर्ड हार्डिंग, इसके दौर में हुई। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल, दिल्ली दरबार लगा 1911 में। अच्छा, पूछा जा सकता है जी जब लखनऊ पैक्ट साइन हो रहा था, लखनऊ पैक्ट तो किसका दौर था? तब भी लॉर्ड हार्डिंग का दौर था। इससे पूछा जा सकता है जो मुंटैग चैलम्सफोर्ड रिफॉर्म्स थी, तो उसमें से चैलम्सफोर्ड क्या था? वो वाइसरॉय था। और ये जो मुंटैग था ये उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था, जो कि फॉरेन मिनिस्टर समझ लें इंडिया का। ठीक हो गया। पूछ सकते हैं जब चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रही थी और खिलाफत मूवमेंट चल रही थी, तब कौन सा था बंदा वायसरॉय? तो लॉर्ड रीडिंग था। पूछ सकते हैं कि जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई तो कौन था? और जब साइमन कमीशन आया और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो कौन था वायसरॉय? तो लॉर्ड इरविन था। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, एक और आता है कि जब इंडियन एक्ट ऑफ 1935 आया तब कौन था वायसरॉय? विलिंगडन था, लॉर्ड विलिंगडन, जब एक्ट आया। हाँ, एक और पूछ सकते हैं जब कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बनी और क्विट इंडिया मूवमेंट चली, क्रिप्स मिशन आया, तब कौन सा था? तो वो था लॉर्ड लिन लिथगो। लॉर्ड लिन लिथगो, तो ये था। अच्छा, जब बंगाल के अंदर फैमिली आया, पूछ सकता है उस वक्त कौन था वाइसरॉय? और जब शिमला कॉन्फ्रेंस हो रही थी उस वक्त कौन था वाइसरॉय? तो वो ये बंदा था, लॉर्ड वेवल। और आखिरी का तो आपको पता ही है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं उसके बाद से। 1850, अब कंपनी को एंड करने जा रहे हैं, कंपनी का रूल। 1853 के अंदर आखिरी इनके पास एक्ट आता है जिसमें एक लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स की जाती है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि कंपनी को थोड़ा मजबूत किया जाता है। लेकिन उसके बाद कंपनी जब मजबूत होती है तो वॉर पे उतर आती है। जब वॉर होती है तो क्राउन ने अपने अंडर में ले लिया सारे इंडिया का कंट्रोल। और देखिए, इसको रट्टा लगाना पड़ेगा, हाजरा, रट्टा ही लग सकता है इसको। वो ये लग जाएगा रट्टा। आप इवेंट्स की बेस पर, यानी कि देखें ना, आप लखनऊ पे कब हुआ था? 1916 में। तो आप देख लेना 1916 में कौन सा था उस वक्त वाइस रहा है। तो इस तरह इवेंट की बेस पर आपने करना है इसको तैयार।
अच्छा, 1858 के अंदर एक्ट आया। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट ये एक्ट है, इसमें से एमसीक्यूज बनता है। इसमें हुआ क्या था? इसमें ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्ट प्रोक्लेमेशन ले ली। उस वक्त कौन थी ब्रिटिश क्राउन? क्वीन विक्टोरिया थी। पहला एमसीक्यूज। नंबर टू, इसमें पूछा जा सकता है इसमें क्या क्या चीजें हुई। इसमें दो ऑफिसेज बने। एक ऑफिस बना जिसको कहा जाता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एक बंदा आया जो कि उस वक्त ऐसे समझ ले फॉरेन मिनिस्टर था। कौन था? फॉरेन मिनिस्टर, जो के जवाब होता था फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड को। अच्छा, इसके बाद गवर्नर जनरल की सीट को चेंज कर दिया चेंज में दो चीजें हुई हैं। ये इसका साथ देगा। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये दो ओहदे बने इसके अंदर 1858 के एक्ट के अंदर, ये याद रखना है। इसके बाद इंडियन कौंसल एक्ट आता है। इंडियन कौंसल एक्ट के अंदर क्या होता है कि इंडियंस को अलाउ किया पहली दफा कि आप पॉलिटिक्स के अंदर आओ, लेकिन उसको एज ए नॉन ऑफिशियल के तौर पर अलाउ किया गया। इंडियन को अलाउ तो किया गया लेजिस्लेटिव के अंदर, लेजिस्लेशन यानी कि कानून साजी के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, लेकिन बड़ी इनडायरेक्ट वे में, नॉन ऑफिशियल के जरिए। यानी कि अंग्रेज जो आते थे वो ऑफिशियल्स होते थे, जो इंडियंस होते थे उनको नॉन ऑफिशियल्स कहा जाता था। लेकिन उनको थोड़ा बहुत आने का कहा गया, अलाउ किया गया। इंडियंस गए भी सही फिर। इसके बाद 1892 आता है, उसमें इंडियन कौंसल्स एक्ट आता है। अब इंडियन कौंसल्स एक्ट के अंदर क्या होता है? इंडियन कौंसिल के अंदर पहली दफा डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस कराया गया, लेकिन इसमें पॉपुलर वोट नहीं था। इनमें इनडायरेक्ट इलेक्शन से, यानी कि कुछ खास तबका ही वोट कर पाता था। प्रॉपर इलेक्शन प्रोसेस नहीं था कि हर बंदा जाके वोट करे। प्रॉपर डिफरेंट कम्युनिटीज बनी हुई थी, वो जाके इलेक्ट करती थी अपने अपने बंदों को। तो इसमें वो आया। इसमें एक ये आया, प्लस इसमें वोटिंग, जब पॉपुलर वोटिंग नहीं थी तो इसको काफी क्रिटिसाइज किया गया सर सैयद अहमद खान की तरफ से कि देखो, अब खास कम्युनिटीज आप बात कर रहे हो, खास कम्युनिटीज तो फिर ज्यादा हिंदुओं की कम्युनिटीज हैं, वो ज्यादा उनको इलेक्ट करेंगी, तो डेमोक्रेसी अभी इंडिया के लिए काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि इसमें जो हिंदू तबका है वो बहुत ज्यादा है और मुसलमानों को भी एजुकेशन की जरूरत है। दैट्स वाई उन्होंने कहा था कि आपने पॉलिटिक्स के अंदर अभी नहीं जाना। तो ये हुआ था। इसके बाद मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म किया 1909 की, और इसके अंदर मेजर इवेंट ये होता है कि मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट की, उसको कबूल कर लिया जाता है। सेपरेट इलेक्टोरेट को, एक सेपरेट इलेक्टोरेट को कबूल किया जाता है। नंबर टू पे फर्स्ट टाइम फर्स्ट इंडियन ऐड होता है। फर्स्ट इंडियन को ऐड किया जाता है जो वायसरॉय की एग्जेक्टिव काउंसिल है उसके अंदर। वायसरॉय काउंसिल के अंदर फर्स्ट इंडियन को अलाउ किया जाता है जाने के लिए। और वो फर्स्ट इंडियन कौन थे? एक बंदा था जिसका नाम था एसपी सिन्हा। ये पूछा जाता है, एसपी सिन्हा पहला बंदा था जो कि वॉइसरॉय की एग्जेक्टिव काउंसिल का मेंबर बना। तो ये एमसीक्यू बार बार पूछा जाता है कि फर्स्ट इंडियन एग्जेक्टिव कौन था जो एग्जेक्टिव काउंसिल का मेंबर बना? उसका नाम था एसपी सिन्हा। अच्छा, इसके बाद 1919 की रिफॉर्म्स आती हैं जिसको कहा जाता है मोन्टैग चैल्मस्फोर्ड रिफॉर्म्स। इसमें चैल्मस्फोर्ड वाइसरॉय था, मोन्टैग आपका सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट था। अब इसमें दो किस्म की चीजें होती हैं। पहले नंबर पर डायरकी सिस्टम आता है। ये पूछा जाता है एमसीक्यूज में, बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज डायरकी सिस्टम? देखो, एक सूबा होता है, प्रोविंस होता है। उस सूबे को आपको पता है दो बंदे चला रहे होते हैं। एक गवर्नर होता है और एक चीफ मिनिस्टर, वजीर आला होता है। ठीक है, अभी की मिसाल ले लें। एक गवर्नर बैठा होता है, एक सीएम, जो भी कानून साजी होती है वो पास होके वो जाती है गवर्नर, गवर्नर इसको साइन करता है। तो ये पहले ऐसा नहीं होता था। 1919 के अंदर पहली दफा ये काम किया गया जब डायरकी सिस्टम लेके आया। पहले खाली सीएम होता था, सॉरी खाली गवर्नर चलाता था। लेकिन बाद में 1919 के बाद इसको सीएम भी आ गया। अब गवर्नर क्या होता था? गवर्नर आपको पता है ये रिप्रेजेंटेटिव होता था, ये इलेक्टेड बंदा नहीं होता था। लेकिन एक किस्म की बातें होना शुरू हो गई, देखो ये तो सिलेक्टेड बंदा होता है, गवर्नर आके रूल करता है। हमें ऐसा बंदा चाहिए जो डायरेक्ट अवाम उसको सिलेक्ट करे। तो वो सीएम की पोस्ट एक क्रिएट की गई, बंदे चलाएंगे, लेकिन ज्यादा पावर अभी भी थी, गवर्नर की थी, पावरफुल था।
यानी कि ज्यादातर ओहदे इसके पास थे और ज्यादातर पावर्स इसके पास थी। अब इसको टेस्ट कर रहे थे कि क्या सीएम का ओहदा काबिल कबूल है, जो कि बाद में चला। आजकल पाकिस्तान और इंडिया में यही चल रहा है, डायरकी। अच्छा, अब इसमें एक दूसरे नंबर पे एक चीज हुई, बाई कैमरा लेजिस्लेशन आ गई। यानी कि इससे पहले सिर्फ आईएलसी होता था, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या होता था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक ही हाउस होता था जहाँ पर लॉ मेकिंग होती थी। लेकिन 1919 के बाद ये चेंज हो गया, इसमें अपर हाउस भी आ गया और लोअर हाउस भी आ गया। लेकिन ये बाद में चल नहीं पाया, इसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कराया गया। तो इतना ही नहीं है। इसके बाद 1935 का इंडियन एक्ट आता है, जिसमें 1935 में नया आइन दिया जाता है इंडिया को। और होगा, उसके 11 प्रोविंसेस होंगे, और हर प्रोविंस को एक सीएम और एक गवर्नर वो करेगा। और इसके अंदर फेडरल कोर्ट बनाएगी। इसमें कमीशन बनाया गया है जो कि रिक्रूट करेंगे। इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। इसके अंदर ही सिंध को बम्बे से अलहदा किया गया, आपने याद रखना है। जो कायदे से डिमांड कर रहे थे वो इधर ही पूरी हो गई थी। सिंध बम्बे से अलग हो गया। इसके अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, आरबीआई जिसे कहते हैं, जो कि रिजर्व रखेगा इंडिया के। तो ये कमीशन बने। कमीशन कौन से कमीशन? बाउंड्री कमीशन नहीं, जो कि रिक्रूटमेंट करेंगे। जो आजकल के पीपीएससी एफपीएससी है ना, तो उधर पहले यूपीएससी था। यूपीएससी, जो कि बाद में इंडिया ने अडॉप्ट किया। हम हमारा तो एफपीएससी हो गया बाद में। तो इसी एक्ट के मुताबिक एक फेडरल कोर्ट भी बनी, जो बाद में हमारी तो सुप्रीम कोर्ट होगी और इंडिया की भी सुप्रीम कोर्ट होगी। इस तरह ये चले थे। पॉलिटिकल स्ट्रगल हमने कर लिए, इसके बीच में आती है वो आपने देख लेनी है, वो हमने कर भी ली है। 1947 का एक्ट आता है, इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इसमें सिंपल है कि ब्रिटिश रूल एंड होगा और दो टेरिटरीज, इंडिपेंडेंट टेरिटरीज बनेंगी इंडिया और पाकिस्तान के नाम से। जस्ट इस एक्ट में ये लिखा हुआ है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, वो हमारा पार्ट नहीं है। 3 जून का प्लान मैंने उधर आपको करा दिया है। उसके बाद 3 जून प्लान के बाद 1947, 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को इंडिया की आज़ादी का एक टाइम आ जाता है और इंडिया को आज़ाद कर दिया जाता है। अब इसके बाद जो हमारा पोर्शन होगा, हम चलेंगे पोस्ट पार्टीशन की तरफ। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पोस्ट पार्टीशन, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। पोस्ट पार्टीशन में क्या होता है जी? 1950s की बात करेंगे, इसमें कंपेयर कराएंगे उसमें से कौन से एमसीक्यूज बनते हैं। 60s में वॉर आती है, उसमें एग्रीमेंट आता है, ताशकंद एग्रीमेंट। फिर अयूब खान का दौर, उसके खिलाफ मूवमेंट, फिर 1971 की वॉर। फिर उसके बाद मार्शल लॉ। फिर मार्शल लॉ के बाद डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के बाद फिर मार्शल लॉ। फिर इस तरह चलते चलते हम 2000 के बाद जाएंगे परवेज मुशर्रफ। और उसके बाद रिसेंट जो डेमोक्रेटिक, जो हम करंट अफेयर्स की तरफ आ जाएंगे, फिर हमारा करंट अफेयर का पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको यहाँ तक एंड करते हैं। यहाँ पर कोई किसी का क्वेश्चन है? जी जी, डिटेल में कराऊंगा। यहाँ पे अगर किसी का क्वेश्चन है, मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी चीज़ के रेलेवेंट, कोई भी आपका क्वेश्चन है। जी जी, काफ़ी है, बस 1947 तक करना था। आपने प्री पार्टीशन कर लिया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इसका फ़ायदा पता है क्या होगा? एक तो आपको इंटरव्यू में फ़ायदा होगा। हालांकि मैंने डिटेल में पढ़ा, तो आपके दिमाग में चीज़ें रटी होंगी, इवेंट्स थोड़े थोड़े क्लियर होंगे। मैंने थोड़ी थोड़ी डिटेल और डिस्क्रिप्शन बताई है, उसकी बैकग्राउंड भी बताई है। इससे ये होगा कि रट्टे से थोड़ा अलहदा हो जाओगे आप, थोड़ी कंसेप्चुअल भी चीज़ें आएंगी आपके पास। ठीक है? तो आपको ये इंटरव्यू में बहुत देगा, ये लिख लिख ले मेरे से। अब मैं आपको बताऊं, जो कमीशन बैठा होता है ना, वो ज्यादातर हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछता है, जिसकी हिस्ट्री है नहीं। अब मेरा सीएसएस का था। मैं आपको बताऊं कि जो सीएसएस 2022 का और 2021 का मेरा इंटरव्यू हुआ था, उसमें 50% क्वेश्चन इसी पोर्शन से बने थे। उन्होंने अंदर अंदर से बनाए हुए थे, इससे टफ थे। लेकिन बहुत ही ज्यादा पूछते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन। ये सर सैयद अहमद खान की अगर बात करें, वो मैं आपको पोस्ट पार्टीशन के अंदर वो एरिया ऐड करूंगा, जिसके अंदर मुस्लिम रिफॉर्मर्स के कुछ एमसीक्यूज डालूंगा, उसका थोड़ा बहुत डाटा। और जिसमें शाह वलीउल्लाह, सैयद अहमद, शेख अहमद सिरंदी हो गया। ठीक है? उसके बाद जो सिखों के साथ वार हुई थी, सैयद अहमद शहीद की बात करें, वो हो गया। फिर सैयद अहमद खान की जो मूवमेंट थी, अलीगढ़ मूवमेंट, उसके कुछ क्वेश्चन ऐड करूंगा। परेशान नहीं होना।
जी जी, ये मेरे जहन में है, ये मैंने ऐड करने हैं। सर रेड क्लिफ इंडिया जब उसने बाउंड्री डिवाइड। जी जी, रेड क्लिफ को पहले, रेड क्लिफ पहले रेड क्लिफ नहीं था पहले, ऐसे डिवाइड कर रहे थे पहले। था ही नहीं कि इंडिया इंडिया टोटल डिवाइड हो रहा था। जब देखा गया, ब्रिटेन ने कहा कि देखो बंगाल और जो पंजाब में इशू आ रहा है, 50% का तनासुब चल रहा है आबादी का। उन्होंने कहा कि चलो हम एक काम करते हैं, बाहर से बुलाते हैं। लेकिन बाहर से किसको बुलाया गया? एक वकील को बुलाया गया। वकील का क्या काम है बाउंड्री कमीशन का? उसके ताल्लुकात अच्छे थे माउंट बेटन से, और माउंट बेटन के अच्छे थे नेहरू से। तो उन्होंने धोखे से जो पंजाब का जो एरिया था गुरदासपुर वाला, जिसका जरिया रूट प्रोवाइड करता है टुवर्ड्स द जम्मू, इंडिया को जम्मू की तरफ रूट प्रोवाइड करता है, वो गुरदासपुर का एरिया है। वो डिस्ट्रिक्ट मुसलमान मेजोरिटी का था। उन्होंने लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट किसको दे दिया? इंडिया को। अब वो ब्लॉक हो गई वो रोड। जब वो रोड किसको मिल गई? इंडिया को मिल गई, तो इंडिया डायरेक्टली एक्सेस कर सकता था जम्मू की तरफ। दैट्स व्हाई इंडियन आर्मी मूव्ड टुवर्ड्स जम्मू एंड कश्मीर इजीली। इसी तरह दे दिए, वो दे दिए इंडिया को। तो काफी मुश्किलात आई, और इसमें इसने काफी मसले मसाइल खड़े किए। तो और कोई किसी का क्वेश्चन यू कैन आस्क। जी जी, इंडो पाक हिस्ट्री मेरा ऑप्शन भी था, ऑप्शनल था। लेकिन ये लोग सीएसएस के अंदर जिसका ऑप्शनल ना भी हो ना, इंडो पाक हिस्ट्री, उससे भी क्वेश्चन करते हैं। ये मेरी मास्टर भी है इंडो पाक हिस्ट्री के अंदर, टोटल ओवरऑल हिस्ट्री के अंदर, वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर मेरी मास्टर है। स्पेशलाइजेशन इंडो पाक में भी है मेरी। मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस मेरी है। और इंजीनियर भी हूँ मैं। तो साथ साथ ये डिग्री मैंने कर ली थी। तो थोड़ा डिटेल में बंदे को पता लग जाता है कि उसके इवेंट्स का, उसके बैकग्राउंड का। जस्ट इंटरेस्ट के लिए अपने की, इंजीनियरिंग के बाद, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सीएसएस, मैंने साथ साथ ये मास्टर्स स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया था, और इससे मुझे फ़ायदा ये हुआ कि डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग हुई, ताकि मैं सीएसएस के पेपरों के अंदर डिटेल्ड आंसर अपने लिख सकूं। और ये मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह हम कल मिलते हैं 9 बजे। और इसको आपने रिवाइज लाजमी करना है, और जो बाकी जो एरिया बच गया है मुस्लिम रिफॉर्मर्स वाला और पोस्ट पार्टीशन वाला, वो नेक्स्ट मंडे को देखेंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे को हमारा ऐसे समझ लें पोस्ट पार्टीशन और पाकिस्तान हिस्ट्री का एरिया कवर हो जाएगा। जी जी, आप इंशाल्लाह करेंगे, हार्ड वर्क करना पड़ता है। ये जो हालात होते हैं, ये जो